हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर दुबे आप सबका स्वागत करता हूं सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाएंगे और क्लास 10th का हिस्ट्री आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स के तौर पर। और इसमें हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रवाद, आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो देख लेते हैं। राष्ट्रवाद आखिर है क्या, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और जो दूसरा टॉपिक, आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे टोटल। ये राष्ट्रवाद भारत में इसका उदय आखिर कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ, ये दो चीज़ हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, जैसे शब्द से ही क्लियर होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या निकल कर आता है सामने। राष्ट्र, ये राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए राष्ट्र और वाद, राष्ट्र यानी कि देश, जिस देश में हम रह रहे हैं ये क्या है, हमारा राष्ट्र है, कौन सा, भारत। और वाद अर्थात भावना, जी जैसे कि हम भारत के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ाव महसूस करते हैं, वो चाहे एक धर्म के लोग हों हम लोग, या एक देश के हैं, या फिर एक जाति के हैं, एक संप्रदाय के हैं, एक भाषा के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोग एक जुड़ाव महसूस करते हैं अपने राष्ट्र के साथ। तो ये राष्ट्रवाद क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावना। देखिए राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रवाद का उदय अर्थात राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो, उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आखिर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या प्रमुख कारण रहे होंगे। राष्ट्रवाद भारत में कैसे, राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय जो माना जाता है, वास्तव में भारत में जो इतिहासकार लोग मानते हैं वो 19वीं सदी से मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी में हुआ था। ठीक है, भारत में विभिन्न इसके उदय का जो कारण रहे थे वो अनेकों प्रकार की शक्तियों और कारणों का संयोग का परिणाम था। क्या चीज़, राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण को हम देखते हैं, इसमें चर्चा करते हैं उस पर। सबसे पहला जो कारण रहा वो अंग्रेजी हुकूमत या साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। असंतोष मतलब उसके प्रति जुड़ाव ना महसूस करना, उससे संतुष्ट ना होना, उसके नीतियों से, उसके यहाँ पर जो काम करने के जो उसके नीति थे, तरीके थे, हमारे लोगों से भेदभाव के प्रति असंतोष। तो उनकी जो दमनकारी नीति के शोषण का शिकार जो थे, ऐसा नहीं था कि केवल आम लोग ही उसके दमनकारी नीतियों का शिकार रहे थे। उनकी दमनकारी नीतियों का शिकार यहाँ के जो देसी रजवाड़े थे, ताल्लुकदार थे, महाजन, कृषक, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी बने उसके क्या चीज़, उन दमनकारी नीतियों के शिकार हुए। तो पूंजीपति वर्ग भी यहाँ के जो थे वो भी भेदभाव की आर्थिक नीति से असंतुष्ट थे। ये सभी अंग्रेजी शासन को क्या करने लगे, अभिशाप मानकर उनको यहाँ से ख़त्म करने का संकल्प लेने लगे। तो ये रहा हमारा पहला कारण। अब चलते दूसरे कारण की तरफ। अब दूसरा देखते हैं आर्थिक कारण। उनसे राष्ट्रवाद के उदय और अंग्रेज़ों से जो हमारी असंतुष्टि थी उसका आर्थिक कारण भी था, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो वास्तव में यहाँ पर शुरुआत में आए थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ की न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीति सबको रेगुलेट करना शुरू कर दिए थे। तो उसमें उसी कड़ी में देखते हैं आर्थिक कारण क्या था, उनसे असंतुष्ट होने का और उनका विरोध करने का। क्या हुआ था, अंग्रेजी सरकार की जो आर्थिक नीति थी वो भारत से कच्चे माल का इंग्लैंड में आयात करने और इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का भारत में निर्यात करने की थी। इससे भारतीय उद्योग धंधे जो थे वो नष्ट हो गए। यहाँ की जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो थे वो क्या थे, ठप पड़ गए। यहाँ पर अब बहुत आर्थिक नुकसान होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी यहाँ पर, और अंग्रेजी आर्थिक नीति से भारत से धन का निष्कासन होने लगा बहुत अधिक मात्रा में, जिससे भारत में गरीबी बढ़ी। इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई, उसका रिएक्ट किए हम लोग, और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो समझ लिए हम लोग आर्थिक कारण। अब चलते तीसरा जो कारण रहा
वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। वो लोग क्या किए, हमारे जो गुरुकुल पद्धति थी शिक्षा का, उसको नष्ट करके वो अपना शिक्षा का प्रसार करने लगे, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने लगे। तो 19वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों की मानसिक जड़ता को समाप्त कर दिया। तो इससे जो था, केवल कोई भी काम करिए, कोई भी घटना हो तो उससे केवल हमें नुकसान ही हो ऐसा नहीं है, उससे कुछ ना कुछ लाभ भी होता है। तो उसी में हमें ये भी लाभ हुआ कि हम दूसरे देश के बारे में भी जानना शुरू कर दिए, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोगों ने जाना, फ्रांस और यूरोप की अन्य महान क्रांतियों के बारे में पढ़ा, रूसो, वॉल्टेयर, मेजिनी, गैरिबाल्डी जैसे दार्शनिकों एवं क्रांतिकारी के विचारों का प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा। और अब स्वतंत्रता, समानता एवं नागरिक अधिकारों के प्रति हम लोग भी सचेत होने लगे। तो ये भी एक कारण रहा। अच्छा, अब चलते हैं अगला जो प्रमुख कारण था, मध्यम वर्ग का उदय। देखिए ये क्या रहा, मध्यम वर्ग का उदय। इसमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और प्रशासन से जुड़े लोग थे, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने लगे, अंग्रेज सरकार के नौकर बन गए। तो वो क्या किए, शुरुआत में जो थे वो उनके हिमायती रहे, मतलब उनके पक्षधर दे रहे, उनकी जो नीतियाँ थी उसके हम लोग जो मध्यम वर्ग थे, जो प्रशासन से जुड़े लोग थे, वो उनके सपोर्टर रहे थे। बाद में धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि हमारे और अंग्रेज जो नौकर हैं उनके प्रति भेदभाव हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रारंभ में सरकारी नीतियों के हिमायती थे, लेकिन धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया एवं समानता और स्वतंत्रता का पक्षधर बनकर सरकारी नीतियों के विरोधी बन गए। जो मध्यम वर्गीय थे, जो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम किया। अब देखिए पांचवा, साहित्य एवं समाचार पत्रों का भी योगदान बहुत बड़ा रहा राष्ट्रवाद का उदय में। कैसे रहा, राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस और साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू पेट्रियट, हिंदू आज़ाद, संवाद, कौमुदी इत्यादि जैसे अनेक समाचार पत्रिकाओं द्वारा भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को उठाकर सरकारी नीतियों का आलोचना किया गया, उनका विरोध किया गया। साथ ही कुछ साहित्यकारों ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। इन लोगों ने भी राष्ट्रभक्ति को जागृत करने का पुरजोर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। अब देखिए प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को भी पढ़ना शुरू किया। भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी ने लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ा दिया। जैसे इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांधार, जिसको आज हम अफगानिस्तान बोलते हैं, वहाँ से लेके इंडोनेशिया तक शासन किया। सोचिए जिसके बाप दादाओं ने इतना बड़ा कांड किया हो और उसके जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो गुलाम हो जाए, ये कैसे संभव है। तो इसको ये जानकारी हुआ, तो इससे हम लोगों की अंतरात्मा जागृत हुई और अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ना प्रारंभ कर दिए। भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी ने लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को उजागर करने में प्रबुद्ध यूरोपीय जो विद्वान थे, उन लोगों ने भी बहुत हमारे लिए उनका भी लाभ हम लोग उठा लिए। वो लोग दरअसल उनका जो मकसद होगा वो हमें प्रबुद्ध करने का नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसका पॉजिटिव तरीके से उनको लिया। जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मूलर एवं भारतीय विद्वान जैसे राजेंद्र लाल मित्र, आर.जी. भंडारकर इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें, इतिहास को बताने में हमें। और अगला जो कारण रहा, भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। जैसे 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। एक दिन के लिए इलाहाबाद में भारत की राजधानी बनाई गई और वहाँ पर ये घोषणा कर दिया गया
कि जो है ये पूरा जो संपूर्ण भारतीय राज्य है, सभी देशी राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया, मतलब क्राउन के अंदर ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। वो सोच रहे थे कि हमको लाभ होगा, लेकिन उसका लाभ हम लोग उठा रहे थे। देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल डाक तार की व्यवस्था से आवागमन, वो लोग क्या किए, रेल की व्यवस्था किए, रेल पटरी बिछाना शुरू कर दिए वो लोग धीरे धीरे। डाक व्यवस्था यहाँ पर विस्तारित हुई, तो उससे क्या हुआ, संचार की सुविधा बढ़ी। जो बात हमको पहुँचाना था कहीं दूर देश में, उसको हम लोग आसानी से पहुंचा दे रहे थे। तो इससे संपूर्ण भारत में स्थानीयता की भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई। अगला जो कारण था, लिट्टन और रिपन, ये बहुत बड़ा राहु और केतु थे, भयानक आदमी। ये क्या किए, यही थे, ये देखिए लिट्टन और ये थे रिपन। ये क्या किए, भारत में लिट्टन द्वारा भारत आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क को हटा दिए, और अफगान में जो युद्ध हुआ था, अफगान का युद्ध, उस पर जितना भी शुल्क लगा, जितना भी था वो खर्चा हुआ, उसको क्या किए, भारतीय राजस्व से वसूल लिए। और क्या किए, भारतीयों को जो हथियार रखने का अधिकार था वो ख़त्म कर दिए, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाकर प्रतिबंध लगा दिए। और रिपन जो थे ये महाराज, ये क्या किए, इल्बर्ट बिल द्वारा भारतीयों को अपमानित करने का काम कर दिए। इससे भी क्या हुआ, भारतीयों में रोष बढ़ा, विद्रोह की भावना जागृत हुई। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है वास्तव में गांधी युग, जिसको कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक काम जरूर करिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपके क्लासमेट होंगे और जिनको भी ज़रूरत हो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर लिखिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस क्लास से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके सारे उसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।